नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में हमारे बीच में मौजूद हैं सिविल डिफेंस के जूनियर स्टाफ ऑफिसर और जिन्होंने राजस्थान में सिविल डिफेंस का एक नया स्वरूप अपनी जिम्मेदारी, बहादुरी, ईमानदारी और समझदारी से विकसित किया है। और उस शख्सियत का नाम है श्री फूलचंद जी चौधरी साहब, जो सैन्य अधिकारी रहे और सैन्य अधिकारी के बाद सिविल डिफेंस में एक नया मुकाम हासिल किया है। राज्य स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे पुरस्कार राजस्थान को आप जैसे समर्पित लोगों की टीम की वजह से मिले हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और सुखदायी है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आपने सिविल डिफेंस के रूप में राजस्थान को एक नई पहचान दी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछले साल भारत सरकार ने आपको विशेष रूप से रिकॉग्नाइज़ किया, सम्मानित किया। तो राजस्थान में सिविल डिफेंस का सफ़र किस तरीके से शुरू हुआ और आपने कब ज्वाइन किया और किस तरीके से इसको डेवलप किया? देखिए, सिविल डिफेंस में पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने हमें यहाँ बुलाया। सिविल डिफेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि वर्ल्ड वाइज डिपार्टमेंट है ये जी। ये अपन राजस्थान या इंडिया की बात नहीं करते हैं, पूरे वर्ल्ड में सिविल डिफेंस है। और सिविल डिफेंस का जो डे मनाते हैं 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी है जी। तो सिविल डिफेंस यहाँ पे बेसिकली इसका जो रोल पुराना था वो एयर अटैक से रिलेटेड होता था। और 1962 में चाइना वार में जो पहले अग्नि बम्स डाले जाते थे जी। और उसमें पहले कच्चे घर होते थे, एक अग्नि बम डलने के बाद पूरा शहर जल जाता था जी। जो आग लग जाती थी, और एक छप्पर में जलने के बाद पूरा गांव जलता था, वैसी स्थिति थी। तो उससे बचाव के लिए ये था कि वहीं की कम्युनिटी को इसमें ट्रेंड किया जाए ताकि उस आग जो इंसेंट्री बम्स की आग लगे उसको रोकें, और साथ ही जो हवाई हमला हो उस समय अंधेरा रखें ताकि बम डाले नहीं, और डाले तो बचाव कैसे करें। एक इस तरह से एक ट्रेनिंग एंड उनके खोज एवं बचाव के सभी फर्स्ट एड देना सब कुछ इसमें शामिल था। 1962 के बाद में 1962 में ये शुरू हुआ। 65 में इस विभाग ने अच्छा काम किया, इंडो पाक वार के समय 1971 में भी काम किया। उसके बाद में हमारा डायरेक्ट कोई वार हुआ नहीं है जी। 71 तो वार नहीं होने की स्थिति में यहाँ पे पहले डिजास्टर्स का इतना रोल नहीं था जी। इन मेन टाइम आप देखें कि 26 जनवरी 2001 में गुजरात में भूकंप आया, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई इंडिया में, जो कि आपकी समुद्री का जो एरिया है हाँ। आपके कलकत्ता से लेके अंडमान निकोबार द्वीप, आपके उड़ीसा एंड चेन्नई, मद्रास जो भी है उस एरिया जो अफेक्टेड है समुद्र से लगते हुए, तो उसमें जब जन धन की हानि हुई जी, तो गवर्नमेंट के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया कि हमारे पास कोई एक्ट ही नहीं है, हम किसके काम करें जी। तो भारत सरकार ने 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। जब एक्ट बन गया तो उसका मैन पावर कहाँ से लाओगे, कौन आदमी कहाँ से लोगे, ट्रेंड आदमी। तब उनको देखा गया कि सिविल डिफेंस एयर अटैक में भी बिल्डिंग गिरती थी, आग लगती थी, आदमी दबते थे, उसको निकालते थे, वो भी एक पार्ट ऑफ डिजास्टर था जी। तो क्यों ना उस ट्रेंड मैन पावर को यूज किया जाए डिजास्टर में। यस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय 2005 में एक पॉलिसी के तहत सिविल डिफेंस का रिवैम्पिंग शुरू किया जी। और इसमें KM सिंह जो सीनियर IAS थे उनकी एक कमेटी बनाई गई और उसने डिसीजन लिया कि सिविल डिफेंस एक्ट जो एयर अटैक से रिलेटेड था उसको बदल करके इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट ऐड किया जाए ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और सिविल डिफेंस एक्ट दोनों मिल करके प्रभावी डिजास्टर मैनेजमेंट किया जा सके। इसका सबसे अच्छा एक इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी ये था, डिजास्टर मैनेजमेंट में डिस्ट्रिक्ट में जो DDMA का चेयरमैन कलेक्टर है और सिविल डिफेंस एक्ट में डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोलर भी कलेक्टर है। तो क्यों ना इन्होंने सोचा कि जब दोनों को एक ही आदमी हैंडल कर रहा है जी और वो डिजास्टर ही है, अभी क्यों इनका यूटिलाइजेशन, अभी वार वाली जो स्थिति अभी वो डायरेक्ट कन्वेंशनल वार नहीं है जी जी। अभी तो वार ऐसा है कि वो हमारे अपने से बहुत मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो अपने नहीं है जी जी। कहाँ पे क्या मिसाइल होगी हमारे ब्लैकआउट करने से नहीं जी। वो तो आएगी तो टारगेटिंग है, उसको तो इंटरफेयर करेंगे, बीच में रोकेंगे, गिराएंगे, जहाँ गिरेगी वहाँ नीचे कौन आ रहा है जी। कहने का मतलब ये है उस समय 2009 के अंदर सिविल डिफेंस एक्ट को अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद सिविल डिफेंस एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल हो गया।
तो इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा क्यों ना इस डिजास्टर मैनेजमेंट जो ट्रेंड मैन पावर है इसको राज्यों के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स बन गए हैं उसके अधीन किया जाए ताकि उनकी फोर्स बनेगी जी। क्यों एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ बाद में बनी है, उससे पहले यही था, यही डिपार्टमेंट था सिविल डिफेंस जी। तो इस तरह से ये डिपार्टमेंट का एक नया रोल शुरू हुआ और इसी के तहत मैंने 2011 में डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज्वाइन किया मेरा प्रमोशन होने के बाद में। यस सर। और उस समय मेरे सीनियर किसी अधिकारी ने यही कहा था कि चाहे आप जयपुर ज़िले में जा रहे हो, जयपुर एक कैपिटल है राजस्थान की जी। और यहाँ जो इंसिडेंट्स होते हैं उसका पूरा मतलब पूरा स्टेट का एक इम्पैक्ट पड़ता है इसका जी। पूरा स्टेट देखता है कि जयपुर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। तो अगर जयपुर में हमारा इंसिडेंट हो रहा है और हम पर इस डिपार्टमेंट के अगर वर्क को हाईलाइट करना, इस डिपार्टमेंट को कोई नहीं जानता था 2011 से पहले, क्योंकि ये सिर्फ एयर अटैक से रिलेटेड था, कोई काम नहीं था। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग माने आप एक तरह से जी। तो उस समय मेरे को उन्होंने ये राय दिया कि आप जयपुर जा रहे हो, जयपुर में कोई भी घटना की सूचना मिले, कोई भी इंसिडेंट की सूचना मिले, आप पहुंच जरूर जाना वहाँ पे जी। और मैंने यही किया। मतलब 2011 में आप 2011 में मैंने डिप्टी कंट्रोलर जयपुर सिविल डिफेंस ज्वाइन किया और वो जनवरी 31 मुझे आज भी याद है। और नवीन महाजन साहब वहाँ कलेक्टर थे जयपुर जी। और आप ये देखिए कि वहाँ से शुरुआत हमारी ऐसी हुई कि जयपुर ज़िले का कोई भी इंसिडेंट हो, चाहे वहाँ एसडीएम, चाहे पुलिस या एडीएम या फायर ब्रिगेड या और कोई रिसोर्स हमारे हैं वो नहीं पहुँचे, लेकिन मैं वहाँ ज़रूर पहुँचता था। इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ जी। 2012 में जयपुर में फ्लड आई थी, अपन सबको मालूम है। हाँ। और ये आपका करतारपुर नाले से आगे जो सी स्कीम की तरफ एक नाला जाता है जी, जो इसके अजमेर रोड के नीचे से। हाँ। और उसमें गाड़ियाँ बह गई थी जी। उसमें कई आपकी BMW गाड़ी जो सीकर के कोई थे अच्छे, और भी थे, कईयों की गाड़ियाँ बह गई थी। तो आप ये देखें कि 2000 और वो रात का टाइम था, रात को 1:30 बजे बारिश आई थी। और जयपुर की स्थिति ऐसा है कि जब बाढ़ आती है, बरसात आती है, तो आपने अगर तुरंत मूवमेंट नहीं किया तो बाद में रोडों पे पानी इतना आता है कि आप पहुंचने की आशा मत करो कि मैं पहुंचूंगा वहाँ पे जी जी। आप नहीं पहुंच सकते। कलेक्ट्रेट ऐसी इस जगह थी जहाँ पे चारों तरफ पानी भरता था, आपके इतना था कमर जितना जी। जय सिंह हाईवे सबको मालूम है, कलेक्ट्रेट के चारों तरफ पानी भरता था। तो वहाँ कलेक्ट्रेट के अंदर घुसना ही बड़ा टेढ़ा काम होता था जी। तो उस दिन 2012 को CK मैथ्यू साहब हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, और आप ये देखिए कि रात को 1:30 बजे बारिश जैसे शुरू हुई, मेरा ये था कि बारिश शुरू हुई और मेरी मदर और वाइफ, उनको माँ को यही थी हाँ बारिश हो रही बारिश तो मैं निकलना, गाड़ी ली और सीधा कलेक्ट्रेट पहुंच गया। उस समय कलेक्टर साहब को CK मैथ्यू साहब फ़ोन करते हैं कि यार नवीन आज इतना ये फ्लड हो रही है, क्या स्थिति है? सर वो मेरा डिप्टी कंट्रोलर अभी मौके पे है। मेरे से बात नहीं किया उन्होंने जी। मतलब उनको इतना एक विश्वास पैदा हो गया था कि कोई भी नहीं जाए तो वो आदमी पक्का होगा वहाँ पे बिल्कुल। और CK मैथ्यू साहब उसका चेक करते हैं, क्रॉस चेक, मैं फ़ोन करते हैं कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम में कि वो डिप्टी कंट्रोलर है क्या? मैं बोला सर मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा आप हो यहाँ? मैं बिल्कुल है। क्या स्थिति है? मैं 1-2 इंसिडेंट्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी कोई शांति है सर, कोई ऐसी नहीं है। पक्का? मैं बोला बिल्कुल पक्का जी। तो कहने का एक ये है कि सिविल डिफेंस में हमने 2011 के बाद में वो काम किए हैं, और उसके बाद में एक गवर्नमेंट ने इस डिपार्टमेंट्स को राजस्थान में रिवैम्प करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए, कुछ सोचा उन्होंने, और ये इम्प्लीमेंट हुआ 2014 में। कृष्ण कुणाल साहब कलेक्टर जयपुर रहे और उन्होंने 2015 के अंदर इस विभाग को अलग कराने में बहुत बड़ा भूमिका अदा की। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती थी कि इस विभाग के DG होते थे IPS और कलेक्टर होते थे कंट्रोलर, तो दोनों में कम्युनिकेशन गैप रहता था, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता था जो वर्क होना चाहिए जी। तो इसको आपदा और राहत प्रबंधन विभाग में इसको होमगार्ड से अलग करके और 2015
28 अप्रैल 2015 को ये विभाग सेपरेट होकर के डिजास्टर मैनेजमेंट के अधीन किया गया जी। ताकि एसडीएमए का मेंबर सेक्रेटरी है आपदा प्रबंधन सेक्रेटरी जी, और डीडीएमए का चेयरमैन है कलेक्टर, दोनों के और बीच सिविल डिफेंस का डायरेक्टर कौन हुआ, वो आपका एसडीएमए का जो मेंबर सेक्रेटरी और आपदा प्रबंधन सेक्रेटरी जी, और डीडी सिविल डिफेंस का कंट्रोलर कौन, कलेक्टर। तो दोनों चीज़ें दोनों जगह दोनों एक हो गई, तो कड़ी से कड़ी मिल करके आपके आदेशों की पालना भी होगी, दूसरा इस विभाग की तरफ ध्यान भी देंगे। तो इस तरह से ये और उसके बाद में तो एक ज़रूरत भी बढ़ी कि जगह जगह सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की जरूरत बढ़ने लगी। उसके बाद में एक लोगों में ये जज्बा पैदा हुआ, यार ये पीले जैकेट वाले ये कौन, ये तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। तो गवर्नमेंट का फोकस हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत इसके सोचा जी। तो इसको गाड़ी घोड़े जो भी होते थे, फिर क्यों ना एक ऐसा हुआ कि पूरे राजस्थान में क्यों नहीं किया जाए, मात्र आप 10 जिलों में कर रहे हो जी, पूरे पूरे राजस्थान में करो ना जी। और यही किया हमने। 2016 में मैंने इसका एक प्रस्ताव तैयार किया और इसकी बजट घोषणा में हमने पूरे राजस्थान के जिलों को घोषित करवाया और 2017 में हमने नोटिफिकेशन जारी करके राजस्थान के 33 जिलों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित करके इंडिया में प्रथम स्टेट बना दिया। राजस्थान पहला राज्य बना जिसके सभी जिले सिविल डिफेंस जिले हैं। पूरे राज्य। अच्छा सर, सिविल डिफेंस में जब कोई भी वॉलंटियर भर्ती होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है और उसकी ट्रेनिंग किस टाइप से करते हैं? प्रक्रिया ऐसा है कि हमारा सिविल डिफेंस एक्ट में जो प्रोविज़न है उसमें 18 साल से छोटा नहीं हो जी, ऊपर की एज का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सेवाएं अलग अलग हैं जी। एक आदमी हमारा रेस्क्यू करने वाला भी होता है, एक वेलफेयर में कोई कपड़ा बांटने वाला, कोई पानी पिलाने वाला जी, कोई खाना बांटने वाला। तो कहने का मतलब वो 60 साल 70 साल का आदमी भी यूज कर सकता है, बन सकता है, इसीलिए हायर लिमिट इसमें एज नहीं रखी है। लेकिन एक ये है कि वो फिजिकली मेंटली थोड़ा फिट हो जी, और वो किसी डीजे से या इससे नहीं हो, क्योंकि जब हम किसी को भेजेंगे तेरे को आज वहाँ जाना है, शाम में तो मेरा पैर कटा हुआ है मैं तो नहीं जा सकता जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। दूसरा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। यस। दूसरा क्या है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर कलेक्टर भी बन सकता है, एसपी भी बन सकता है, एसपी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी बन सकता है, एक जनरल बात है। कोई भी आदमी नागरिक है राष्ट्र का, वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर बन सकता है, बशर्ते उस पे दूसरा एक्ट नहीं लगा हो। जैसे आपके पुलिस एक्ट लगा है, आर्मी एक्ट लगा है, फायर एक्ट लगा है, तो एक एक्ट अगर आप पे लग चुका है, आपको मैं मेरे वाला एक्ट सिविल डिफेंस एक्ट भी दे दूं, तो जब इमरजेंसी में आप दोनों को आप करोगे, वो एक्ट बोलेगा भैया मेरा काम कर, मैं कहूँगा मेरा काम कर, और जिधर से नहीं होगा वो पनिशमेंट का हकदार होगा जी, जी। तो इसलिए एक सिविल डिफेंस में ये बना दिया गया कि जिसके ऊपर दूसरा एक्ट प्रभावी हो उसको वॉलंटियर नहीं बनाए जी। पुलिस का आदमी अगर वो पुलिस में सेवा कर रहा है तो वो अपनी सेवाएं दे रहा है। आर्मी में अगर आर्मी जवान सेवा कर रहा है, रिटायरमेंट के बाद हमारे पास आओ ना जी। तो ये चीज़ें थी। तो इस तरह से हमारा एक वॉलंटियर बन सकता है, फिर अलग अलग सेवाएं हैं उसको। तो आपने एज ए जेएसओ जो कार्य किया उसके बाद में किस तरीके के घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा, और विशेष रूप से जयपुर के संदर्भ में या राजस्थान के संदर्भ में ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को एक नए मोड़ भी दिए, सिविल डिफेंस में बहुत कुछ सीखने को और कुछ नवाचार करने की प्रेरणा मिली? देखिए, मैं अभी आपको यही कह रहा था कि 2014 के बाद में जब ये 15 में विभाग अलग हुआ है जी, उसके बाद में वो काम यहाँ हुए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक को ये सोचना पड़ गया है कि राजस्थान सिविल डिफेंस में तो बहुत शानदार काम हो रहा है, बाकी में क्यों नहीं है जी। और इसकी वजह से 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजस्थान को फर्स्ट अवार्ड दिया गया सिविल डिफेंस केस से, कि राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे सिविल डिफेंस सबसे अच्छी है जी। और उसके बाद में 2017 के अंदर जितेंद्र सोनी जी गए थे जी। 2014 की बात है सर, 15 में जी। 15 में जितेंद्र सोनी जी को हम लोग बेस्ट कंट्रोलर का अवार्ड भी मिला हुआ है जी, जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर है जितेंद्र सोनी जी। जी जी जी। तो कहने का ये है, उसके बाद में आप देखें कि सिविल डिफेंस जयपुर की बात करते हैं और भी अभी जिलों की बात करते हैं, जहाँ भी इंसिडेंट्स होते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे ये आदमी पहुँचते हैं जी। और अगर वहाँ एनडीआरएफ एसडीआरएफ आ रही है तो भी इनके एडवाइस में काम करते हैं, क्योंकि ये लोकल आदमी है जी। इनको वहाँ सब मैनेजमेंट करना है, सारी परिस्थितियों का कैसे आकलन करना है, ट्रैक्टर किससे लाना है, जेसीबी बाहर से एनडीआरएफ आ गई उसको क्या मालूम मुझे क्या करना है जी। वो अंदर तो घुस जाएगी लेकिन उसको पूरा सिस्टम का पता नहीं जी। दूसरा, ये आदमी इतने ट्रेंड हो गए हैं
एक कुई खोदने वाला आदमी है तो अपन ये बोलें कि दूसरा आदमी एनडीआरएफ वाला, भैया तुम कुई खोद ले, तो वो कुई खोदने के लिए हम यही बोलेंगे यार कुई खोदता उसी को बुलाओ। तो सिविल डिफेंस वाले इतने ट्रेंड हो गए हैं कि एनडीआरएफ भी ये बोलती है कि इनको पहले भैया इनको करने दो, ये जैसे कहेंगे हम ऐसा करेंगे। और इसका एग्जाम्पल आपको बता दें, अभी हाल ही महेंद्र सेवदा जो अपने गैलेंट्री अवार्ड मिला है इसको, राजस्थान का पहला गैलेंट्री अवार्ड सिविल डिफेंस वॉलंटियर को, और इसने लगभग 75 ऐसी लाइफ, जिंदगी जो लाइफ बचाई है, लाइफ सेविंग का जो काम किया है उसके ऊपर गैलेंट्री अवार्ड मिला है। बाकी डेथ हो गई है उनको तो पता नहीं कितनी निकाली हैं जी, क्योंकि जो डेथ हो अंदर जाने के बाद 75 जिंदगियां इन्होंने बचा ली है। हाँ वो, हाँ मतलब ये तो लाइफ कैजुअल्टीज हैं, जिंदगी वाली कैजुअल्टी जी। तो आप ये देखिए कि अभी हाल ही इन्होंने मार्च के अंदर जो खाटू श्याम जी के पास जिंदा बच्चे को बोरवेल से निकाला है, वो भी लगभग आपके शायद 25 आवर्स हो गए थे, 26 घंटे 25-26 घंटे के अंदर उस बच्चे को। अभी आप ये देखिए उस बच्चे को मोटिवेट करना, उसको वहाँ अंदर बात भी करते रहना, ये नहीं कि अभी तो रात हो गई है भाई कल सुबह काम करेंगे, वो बच्चा अंदर है, उस बच्चे को सोने नहीं देना, उसको वो सब चीज़ें भी हमारी टीम एक मतलब बड़ा फोकस रखना पड़ता है। ये चीज़ नहीं है कि हम उसको कैमरा लगा दिया अभी रात होगी कल मॉर्निंग में निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ उस बच्चे को भी हमको मेंटेन करना है, उसको पेरेंट्स को साथ रखना है, उससे बात करते रहो, वो सोए नहीं उसको दूध पिलाओ, कुछ खिलौने भेजो, कुछ बिस्किट भेजो, कुछ उसको और कोई इस तरह की चीज़ें, मतलब कहने का मतलब वो बच्चा घबराए नहीं। पर 26 घंटे बोरवेल के अंदर एक बच्चा अगर 5-4 साल का बच्चा रहता है तो उसकी क्या स्थिति होती होगी वो अंदर उसके अंदर। तो कहने का ये है वो ऐसे काम भी हमारे किए हैं। इसके अलावा इन्होंने खेतड़ी के अंदर भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें इंडियन नेवी और एनडीआरएफ फेल हो गई, वहाँ अपने सिविल डिफेंस जयपुर की टीम ने अंदर से बॉडी निकाल के ले आए 4 दिन बाद अंदर जाकर। एक कुशल प्रबंधन का ट्रेनिंग का बिल्कुल परिणाम है। हाँ, और कहने का ये है कि आज हम लोग इसी के साथ साथ पूरे डिपार्टमेंट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, और ये आज जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पुलिस आज जयपुर में अभी फ़ोन करके देख लो, अगर यहाँ कोई इंसिडेंट्स होता है सबसे पहले वो बोलेंगे सिविल डिफेंस को बुलाओ। तो कहने का मतलब ये कि ये हो गया इस डिपार्टमेंट्स की एक छवि बहुत अच्छी। हाँ, लोगों के सामने ये हो गया कि यार जैसे वो बोलते थे ना, पुराना वो चलता था कि वो जो बच्चे देखते थे, कौन सा कार्टून था एक जिसको कि मतलब वो शक्तिमान। तो एक तरह से शक्तिमान का उपाधि मानो आप कि सिविल डिफेंस आ गया तो मतलब शक्तिमान आ गया, अब जादुई तरीके से सब कर देगा। तो कहने का ये हो गया, इसको इनको ये पहुंच जाते हैं तो पीली जैकेट वाले पहुंचने का, और वो पीली जैकेट वाले आ गए, अब संभाल लेंगे। यस, ये विश्वास हो गया। यस। अच्छा सर, एक आपको जैसे आर्मी लाइफ के बाद में आप सिविल डिफेंस में आए, 2011 में लगातार कार्य किया। जयपुर में जैसे बम ब्लास्ट की घटना हुई, आगजनी की घटनाएं हुई, कई बार जयपुर हेरिटेज जो है वो बहुत सकड़ी गलियों में है, कई बार बहुत दूर जाना पड़ता है, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं? अब ये देखिए कि जहाँ हमारे वॉलंटियर्स हर एरिया में है जी, हमारा वॉलंटियर्स का सिस्टम ऐसा है कि वो हर कॉलोनी में हमारे वार्डन्स हैं, साथ ही उनके वॉलंटियर्स भी हैं जी, तो वो बेसिकली तो वो ट्रेंड है जी। दूसरा, अभी जैसे फायर इंसिडेंट्स हैं, तो आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि दीपावली के त्यौहार पे हमारी सिविल डिफेंस की हर जगह पोस्टें बनती है फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के जी। ऐसे ही अगर पतली गली में जहाँ पे है आग लगती है तो आग में जब तक गाड़ी नहीं आती है, हमारे वॉलंटियर्स हैं वो जो भी करें उसमें कोशिश ये होती है कि उस आग को फैलने नहीं दें, और फैले तो सबसे पहले उसको खाली करवाना जी। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि अंदर है उन आदमी को तो निकालो जी, लाइफ कैजुअल्टीज हैं जो है जी। तो बहुत सारी चैलेंज है, सामान को निकालना है, उनको निकालना है, बाकी बाद में फायर ब्रिगेड आती है। फायर ब्रिगेड राजस्थान एकमात्र ऐसा जिसकी अपने ओन फायर ब्रिगेड है जी, हमारी एकमात्र राजस्थान सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड है जिसमें हमारी अपनी फायर ब्रिगेड है। अभी हमारे पास 24 गाड़ियाँ हैं और लगभग 55 गाड़ी और आ रही हैं जी, और आने वाले हर जिले के अंदर हमारी फायर ब्रिगेड्स होंगी जो कलेक्टर के डायरेक्ट अंडर में रहती हैं जी। बाकी तो आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में। कहने का ये है कि सिविल डिफेंस आज हर चीज़ में सक्षम है, हर आपदा से लड़ने के लिए तैयार है। और आपदा ही छोड़िए, आपकी इलेक्शन ड्यूटी, वोटर ID कार्ड बांटना, आपकी जितनी भी जन उपयोगी योजनाएं,
पेंशन वर्दों की बनाई थी वो हमने रात भर राशन कार्ड भी बनाए थे। राशन कार्ड भी बनाए हैं। मतलब जितनी भी जनोपयोगी योजनाएं सेंटर और स्टेट की हैं, वो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों की पालना करने के लिए कलेक्टरों के पास ये जो तंत्र है, ये आपदा के साथ साथ मल्टीपर्पज़ यूज के लिए है। क्यों आपदा तो आज 4 दिन नहीं आई तो 4 दिन वो बैठा नहीं रहता है, वो और काम बहुत कर रहे हैं। वो कोई आपको ड्राइविंग कर रहा है, कोई आपको कंप्यूटर चला रहा है, कोई कहने का, और जैसे इंसिडेंट्स हो गया इंसिडेंट पे जाएगा जी। तो कहने का ये है कि ये इन वॉलंटियर्स को आज एक मल्टीपर्पज़ फोर्स हो गई है, और एक तरह से ये पैसिव डिफेंस है। तीनों डिफेंस जो एक्टिव हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, पैसिव डिफेंस के रूप में सिविल डिफेंस काम कर रही है ऑल ओवर इंडिया में। एक सर ये सिविल डिफेंस की बात हो गई जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब आपकी अगर लाइफ पर आएँ तो बेसिकली कहाँ से हैं, किस तरीके से आपने आर्मी में इधर सिविल डिफेंस का सफ़र हुआ? देखिए, मैं बेसिकली सीकर के पिपराली से बिलोंग करता हूँ, सीकर ज़िले के जी, और जाट परिवार से हैं। तो मैं अपना एक शुरू से मेरा ये हुआ था कि जब हम गांव में रहते थे तो उस समय भैंस का जो कच्चा दूध होता था ना जी, वो मेरा शुरू से ये था कि माँ दूध निकालती थी और दूध पीने से पहले मैं दौड़ लगा के आता था। वो मिट्टी में कच्चा रास्ते होते थे, उनमें दौड़ लगा के आके और भैंस के नीचे दूध पीते थे कच्चा। आजकल कच्चा दूध पीने में लोग परहेज करते हैं, लेकिन उस समय जो कच्चा दूध हम लोग भैंस के नीचे पीते थे वो और ही आनंद आता था। दूसरा देखिए कि जब हम मेरा फिजिकल इंस्ट्रक्टर में, क्योंकि मैं स्टेट बास्केटबॉल प्लेयर भी था, कबड्डी का भी था, तो मेरा डायरेक्ट 11th के अंदर एसके स्कूल सीकर से हम थे, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने स्टेट बास्केटबॉल खेला था जी। तो मेरा फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए जोधपुर में एकमात्र स्कूल गवर्नमेंट की थी, उसमें पीटीआई के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था जी। लेकिन इन मेन टाइम मैंने 79 में आर्मी में ज्वाइन कर लिया जी। आर्मी में मैंने मार्च में ज्वाइन किया और वो मेरा अप्रैल में आया था। अप्रैल में मैं फिर आर्मी में मेरा ज्वाइन हो गया था। आर्मी में भी हमने वहाँ बास्केटबॉल की भी टीमों में रहे। दूसरा वहाँ हमारा ट्रेड वर्क, मेरा शुरू से ये रहा है, जो मुझे वर्क दिया है उस काम, वर्क इज वर्शिप, सबसे बड़ा अपना काम है। काम होने के बाद ही हम बाकी काम करते हैं, पहले हमारा काम होना चाहिए। इवन मेरा एक टास्क ये था कि मैं बाद में क्लरिकल आर्मी में चला गया, क्लरिकल जॉब में आर्मी में हमारी 3 बार डाक आती थी। रात को हम लोग 12 बजे तक उस डाक को क्लियर करके उसका जवाब बना करके सुबह अफसर के सामने डाक के साथ जवाब जाता था और वो लेटर साइन होकर आता था जी। और उस समय कंप्यूटर नहीं थे, टाइपराइटर्स थे। तो कहने का मतलब है हमने डे नाइट बहुत काम किए हैं जी। आप सैन्य जीवन में रहते हुए देश के लगभग सभी जगह रहे, कहाँ? बिल्कुल, आप देखिए राजस्थान की तो बात छोड़िए, हमारी जो पोस्टिंग रही है, मेरा अरुणाचल से गुवाहाटी, बागडोगरा, इसके बाद में आपका जेंड के साइड में जम्मू का अखनूर के पास पलावाला सेक्टर था, वहाँ रहा। और इधर आपके साउथ में बेंगलोर रहा, और कलकत्ता साइड में हम लोग दार्जिलिंग भी रहा। तो कहने का मतलब ऐसा कोई एरिया छुपा नहीं है। दिल्ली और जयपुर यहाँ तो रहे हैं, लगभग संपूर्ण देश का, बिल्कुल संपूर्ण देश में हमारा रहा है। और हम लोगों का एक यही होता है इंडियन आर्मी में, हमारा कोई कास्ट नहीं होता है, हमारी कास्ट होती है। तो जो रेजिमेंट है वही हमारी कास्ट है, मतलब रेजिमेंट हमारा एक, उसमें रुतबा ये होता है कि यार हम लोग डिफेंस हैं, तो हम लोग को कोई ये नहीं कह दे कि यार ये कमज़ोर हो गया, ये कमज़ोर है। तो हमेशा मजबूत इरादों के साथ में अपने काम और किया यही हमने सिविल डिफेंस में यहाँ आके भी किया है जी। जो काम किया है, आज भी मेरे कोई भी अधिकारी या कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा कोई काम नहीं है। दूसरा, मैंने मेरी लाइफ में कोशिश ये किया है कि जो भी काम मिला है, मुझे 1 रुपया दिया है तो मैंने 1.25 रुपये का काम करके दिया है जी। कभी भी हमने ये नहीं कि यार आज नहीं मैं कल करूँगा। मैंने कभी मैं न कभी फाइलें घर गई हैं, न कभी मैंने किया है। काम मेरा होना है तो आते ही मुझे काम सबसे पहले वो करना है, बाद में काम करूँगा। चाहे मुझे खाना खाना है, चाहे गप मारनी, पहले सरकारी काम। वर्क इज वर्शिप को जिन्होंने जीवन में सिद्धांत अपनाया, नई युवा पीढ़ी जो सिविल डिफेंस से जुड़ना चाहे, उनके लिए आपका आह्वान और अपील? देखिए, इसमें ये है हमारा तो कि जितने भी हमारे
यंगस्टर हैं आजकल, जी, वो मानते हैं कि वो सब जगह ये एम्प्लॉयमेंट की बातें करते हैं। जी, तो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये जो सिविल डिफेंस एक ऐसा है कि बहुत सारे आदमी ये चाहते हैं कि मुझे स्किल्ड कुछ ट्रेनिंग मिले, चाहे इंडस्ट्रीज हो चाहे और कहीं हो। तो सिविल डिफेंस एक ऐसा ग्राउंड है कि आप चाहे जॉब कहीं भी करो, आप टीचर भी हो तो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग ज़रूर करें, क्योंकि ये बेसिक ज़रूरी हो गया है। हर एक घर में सिलेंडर भी है। आज अपन घर यहाँ से निकल रहे हैं, डिज़ास्टर से जूझ रहे हैं हर आदमी। तो कहने का मतलब ये है, आप सबसे ज़रूरी है उन बच्चों को बेसिक सिविल डिफेंस की जानकारी हर एक को होनी चाहिए इंडिया के अंदर। मेरा तो इसके लिए सर स्कूल कॉलेज में भी स्कूल में इसका सिलेबस पहले चलता था और अभी हम दोबारा भी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अभी मैंने हाल ही एक राज्य सरकार को एक प्रस्ताव मैंने भेजा है कि क्यों ना फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स को सिविल डिफेंस का ट्रेनिंग दे करके उनको मास्टर ट्रेनर बनाया जाए और उनको स्कूल सेफ्टी का दर्जा दो ना, क्योंकि स्कूल के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है और वो पीटीआई का ग्राउंड नहीं है, वो जो वहाँ फिजिकल कुछ करवाए। तो उसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर भी डिक्लेयर करो ना आप जी, जैसे वीडियो कर रहे हो तो उसको एक तरह से स्कूल सेफ्टी ऑफिसर कर दो, ताकि स्कूल में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बनाए, उनकी ट्रेनिंग भी दे। और स्पोर्ट्स के साथ साथ, स्पोर्ट्स तो उसका पार्ट है जी। आज हमारा पार्ट एयर अटैक है, डिजास्टर्स तो इन एडिशन टू है। तो कहने का मतलब अपना जो खुद का वर्क है वो तो करना ही करना है, इसके साथ उसको एडिशनल वर्क ये भी दो ना कि भैया ये भी करना है, आपकी ये जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको हमारे युवा यही है कि इसमें सिविल डिफेंस से ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ करके और देश सेवा का एक बहुत ही अच्छा मौका है। सर्व द नेशन, ज्वाइन सिविल डिफेंस, सर्व द नेशन। नागरिक सुरक्षा से जुड़ के आप देश सेवा कर सकते हो। तो ये मेरा यही मोटा है, यही। तो निश्चित रूप से देश की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहने वाले सिविल डिफेंस के साथ में जुड़े और निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करें। और सभी का दायित्व है कि हम समाज की, राष्ट्र की, मानवता की रक्षा में सदैव अग्रिम रहें। धन्यवाद।